सो हेलो गाइस, आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है। अगर आप लोग घर लेने का सोच रहे हो, जहाँ जहाँ फिर रियल एस्टेट में अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हो, तो कुछ उसकी टर्म्स होती हैं, जहाँ फिर उसमें जो लैंग्वेज होती है रियल एस्टेट की जो बेसिक होगी, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। और इससे आप अच्छी खासी मनी भी बना सकते हो, क्योंकि ये कुछ चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो आपको ध्यान में होनी चाहिए। तो आप अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उन चीज़ों को ध्यान में रख के आगे स्टार्ट कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि आप लोगों ने एक होम लेना है। ठीक है। तो होम में हमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे अगर हम रियल एस्टेट की बात करें, सबसे पहले आता है कि एक सिंगल ऐसे एक सिंगल एंट्री वाला एक घर है। ठीक है। तो उसे हम रियल एस्टेट की लैंग्वेज में बोलते हैं सिंगल फैमिली होम। और अगर हम उसी घर के दो पार्ट कर दें और ऐसे कर दें कि एक यहाँ पे एंट्रेंस है और एक यहाँ पे एंट्रेंस है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? डुप्लेक्स। ठीक है। और अगर हम ऐसे करें कि एक घर ये आ गया, ठीक है, इसका यहाँ पे गेट, और ऐसे करके इसको हम डिवाइड कर दें और यहाँ पे हर एक की एक सेपरेट सेपरेट एंट्रेंस हो जाए। मतलब कि है तो एक घर की तरह ही है, लेकिन इसके लिए काफ़ी सारी एंट्रेंसेस हैं। लाइक चार पांच इधर होगी और एक उधर पिछली साइड होगी और दूसरी साइड भी हो गई। ठीक है। और होता ही एक बड़ा घर है, लेकिन इसमें हर एक के लिए अलग अलग एंट्रेंस होती हैं और काफ़ी सारी फैमिलीज रहती हैं अलग अलग, और इसे हम क्या बोलते हैं? टाउन हाउस। ठीक है। सो ये तीन चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये तीनों चीज़ें रियल एस्टेट में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। तो इन तीनों के बारे में बताएंगे, लेकिन और काफ़ी कुछ आ जाता है होम में, लेकिन हम इतना इतना नहीं बात करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। और अब हम बात करेंगे कि अगली चीज़ आती है जो हमारे पास, वो होती है मोर्गेज। ठीक है। मोर्गेज क्या होती है? मान लीजिए कि आपने एक घर लेना है, लेकिन वो घर का प्राइस है 750K। ठीक है, 7.5 लाख का वो घर है, लेकिन आपके पास 7.5 लाख अभी एक टाइम पे नहीं है। ठीक है। मोस्टली मोस्टली नहीं होता, जो नॉर्मली बंदे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है। तो अगर वो 7.5 लाख आपने घर के लिए लगाने हैं, तो आप बैंक के पास जाओगे। तो बैंक क्या करेगा? बैंक कहेगा कि हमको इनिशियल इन्वेस्टमेंट चाहिए। हमारा इन्वेस्टमेंट नहीं, हमें इनिशियल पेमेंट चाहिए कि फॉर एग्जांपल आप हमको 10% दे दो या फिर 6% दे दो। वो आपकी बैंक की जितनी डिमांड करेगा उतने हमें पैसे उनको देने होंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लो 7.5 लाख में से हमने हमने उन्हें दे दिया $50,000। ठीक है। तो $50,000 दे दिए हमें उनको। ठीक है। तो उसके बाद क्या कितना रह गया हमारे पास? 700K। लाइक $7 लाख हमारे पास रह गया कि हमें उन्हें पे करना है $7 लाख। और हमने क्या किया कि उसकी इंस्टॉलमेंट्स लगा ली। उसकी इंस्टॉलमेंट जाएगी अब मान लो $2,000 पर मंथ। ठीक है। पर मंथ। तो ये होगी उसकी मॉर्गेज की पेमेंट जो हर मंथ जाएगी। हम ऐसे ही हम नंबर्स लेके चल रहे हैं, इसको आप रियल वैल्यू के साथ कंपेयर मत करना। तो ये होगी मॉर्गेज। और मान लीजिए कि आपने कह दिया कि हमने उस घर को रेंट पे देना है। अगर मैं मान लो मैं हूँ, ठीक है, मैं कह दूँ कि मैंने उस घर को रेंट के लिए दे देना है, मैंने उस घर में रहना नहीं है। तो मान लीजिए कि उस घर में मैंने उसकी एक तो बेसमेंट को दे दिया रेंट पे। ठीक है। बेसमेंट को मैंने क्या कर दिया? बेसमेंट को रेंट में दे दिया $1,000 का। ठीक है, पर मंथ के लिए। और जो अपर हाउस था, मैंने दूसरे अपर हाउस के एरिया को दे दिया 1500 के लिए। ठीक है। $1,500 पर मंथ। ये भी पर मंथ है और ये भी पर मंथ है। ठीक है। इन दोनों का टोटल कितना हो गया? $2,500 पर मंथ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम $2,000 उसकी मोर्गेज पे कर रहे हैं, और यहाँ पे 2,500 हमें उसका पर मंथ रेंट आ रहा है। ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया? 2,500 माइनस 2,000। ठीक है। कितना हो गया हमारे पास? $500 प्लस में। किसके लिए? किसके लिए? कैश फ्लो के लिए। आई नो ये माइनस में होगा, पर द थिंग इसकी मैं प्लस में बोल रहा हूँ कि कैश फ्लो के लिए प्लस में होगा। ठीक है। तो ये कैश फ्लो हमारे बिजनेस के लिए या फिर हमारी एक्विटी के लिए बहुत बढ़िया होता है। और मैं एक वर्ड बताना चाहूंगा, एक्विटी। एक्विटी क्या होती है? जैसे उसका प्राइस 7.5 लाख था, ठीक है, और एक साल बाद उस घर का प्राइस हो गया 1 मिलियन। ठीक है।
1 मिलियन प्राइस, मान लो उसका प्राइस इंक्रीज हो गया तो 7.5 लाख को हम उसमें से डिडक्ट करेंगे। पर यहाँ पे एक नोट करने वाली बात यह है कि हम 7.5 लाख को नहीं डिडक्ट करेंगे, हमने 7 लाख पे करना है, क्योंकि 50,000 तो हमने पे कर ही दिया। ठीक है। इक्विटी कैसे निकलती है? इक्विटी का मतलब होता है कि जितनी उसकी वैल्यू है आज मार्केट में, मतलब कि वर्थ माइनस मनी ओड। ठीक है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि 1 मिलियन का घर है जो अभी उसकी मार्केट वैल्यू है, हमने उस पर 7 लाख देने वाला है उसका, और उसकी इक्विटी कितनी होगी? 300K। समझ में आई बात? तो ये उसकी इक्विटी होगी, $3 लाख। ठीक है। और दूसरी साइड हमें क्या आ रहा है? $500 कैश फ्लो में आ रहा है। ठीक है। कैश फ्लो और जो जो हमारी ये इक्विटी है, ये दोनों जब प्लस में आ रही हो ना, तो समझ लीजिए कि आप जो भी आप बिजनेस कर रहे हो वो प्रॉफिट में जा रहा है। समझे? तो आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर कोई आपसे पूछता है कि क्या आपकी जो $2,000 मंथली वो है, क्या कहते हैं, पेमेंट है घर की, क्या उसमें PITI भी इंक्लूडेड है? ठीक है। तो यहाँ पे नया वर्ड आ गया, PITI। PIT का क्या मतलब होता है? पेमेंट, इंटरेस्ट, टैक्स एंड इंश्योरेंस। तो ये चीज़ें आपके उसमें इंक्लूड होती हैं। इसको हम आगे डिफाइन करते हैं, जैसे कि मान लो पेमेंट लगा लो, क्योंकि बैंक ने आपको पैसा दिया है। बैंक ऐसा तो नहीं है कि मतलब बैंक आपको पैसे दे के बाद में आपसे इंस्टॉलमेंट मिलेगा। तो इंस्टॉलमेंट की मान लो आपने आपने आप 2000 पे कर रहे हो, उसका 1800 क्या जाता है? उसकी पेमेंट के लिए जाता है, जो हमने लोन लिया हुआ है। ठीक है। और दूसरे नंबर पे जाता है इंटरेस्ट। ठीक है। इंटरेस्ट को फॉर एग्जांपल हम ऐसे ही नंबर दे देते हैं कि $70 जाते हैं उसके इंटरेस्ट के। वो क्या होगा? आपके लोन पे इंटरेस्ट जा रहा होगा। तो उसके बाद ऐसे ही टैक्स आएगा, क्योंकि नहीं तो गवर्नमेंट चलाएगी कि मतलब भाई ये नए नए घर ले रहे हैं और हमें टैक्स नहीं दे रहे। तो इसका कुछ पार्ट होगा जो लोन के साथ ही इंक्लूड होके उसको जाएगा, क्या कहते हैं, गवर्नमेंट को जाएगा। तो उसके बाद आ गया इंश्योरेंस। अगर मान लो कि बैंक आपको लोन दे रहा है, लेकिन जिस चीज पे वो लोन दे रहा है आपके घर पे दे रहा है। ठीक है। अगर मान लो कल कुछ हो गया, मान लो कल तूफान आ गया, कुछ हो गया और घर डैमेज हो गया। ठीक है। अगर घर डैमेज हो गया तो बैंक के पास तो कुछ है ही नहीं। अगर आप कह दो कि भाई मैं तो जॉब भी नहीं कर रहा और मेरे पास पैसे भी नहीं है, तो बैंक के पास क्या है? कुछ नहीं है। तो वो क्या करेगा? उसके लिए इंश्योरेंस होगी। तो वो इंश्योरेंस के लिए भी पैसे जाते हैं आपकी पेमेंट में। तो इसको क्या कहते हैं हम? PITI, जो कि इंक्लूडेड होती है आपकी मंथली पेमेंट में, इंस्टॉलमेंट में, जो कि हर रोज बैंक को जाती है, जो क्या है, $2,000। तो अब हमारे पास एक लास्ट वाला पार्ट आ गया, जो जो है कि बाय लो सेल हाई। तो अब कहोगे कि इसका क्या मतलब हो गया? अब इसको एक थोड़े से अच्छे तरीके से समझते हैं, कि जल्दी मत करना कि ये लास्ट पार्ट है, क्योंकि दिस इज द वन ऑफ द मेन थिंग्स, राइट? अगर आपने मान लो घर लिया 7.5 लाख डॉलर का। ठीक है। और आप कह रहे हो कि मैंने 1 मिलियन का नहीं बेचना भाई, मैंने तो ऐसे करना है कि जब आठ ये 8 लाख डॉलर का हो गया ना, तो मैंने तभी सेल कर देना है। ठीक है। और मुझे क्या हो जाएगा? मुझे $50,000 का प्रॉफिट हो जाएगा, जो कि ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? मैं आपको बताता हूँ कि 7.5 लाख का आपने कर लिया, उस पे आपको रियल्टर फीस लगेगी। अगर मान लिया आपने आपने $8 लाख का सेल करना है, तो 6% कितना हो जाएगा? ऑलमोस्ट 60,000 समझ लो कि $60,000 हो जाएगा। एस्टिमेट लगा रहा हूँ। अगर मान लो 45 से या $60,000 इतना उसकी रियल्टर की फीस ही हो गई, तो आपको क्या बचा? आपको कुछ भी नहीं बचा, आपको कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। ठीक है। और आपने क्या करना था? आपको हो सकता है आपको अपने पास से लॉस भी हो सकता है। ठीक है। दिस इज द मेन थिंग। तो यहाँ पे क्या होता है? मार्जिन। ये एक नया वर्ड आ गया, मार्जिन। मार्जिन क्या मतलब? कि अगर आपने कभी सेल करना है अपने पुराना घर लेके, तो उसमें इतना गैप तो होना चाहिए कि आपकी रियल्टर की फीस और आपको बेनिफिट अच्छा होना चाहिए। ये दोनों चीजें आपको अच्छी होनी चाहिए, तो ही आप घर सेल करना, क्योंकि तभी आपको प्रॉफिट होगा और तभी घर सेल करने का फायदा होगा। अब राइट नाउ मार्केट में ऐसा ही हो रहा है कि जो भी जितने लोगों ने घर लिए थे पहले, मान लो एक एक साल पहले घर लिए थे, उनका प्राइस ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 30 to 40% इंक्रीज हो चुका है। ठीक है। तो वेट कर लेना, और ज़्यादा जल्दी मत करना। अगर घर भी लेना चाहते हो तो भी थोड़ा सा वेट करके लेना। अगर घर सेल करना चाहते हो तो भी अच्छे से देख के करना, और मार्केट का अप डाउन देख के ही करना। तो ये सारी चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाहता था, कि आप अगर घर लेना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी।
तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको डीप डीप इन्फॉर्मेशन चाहिए कि अगर मान लो आप कहो कि मैंने रियल्टर का कोर्स करना है, या फिर रियल्टर का कोर्स अगर आप कनाडा में हो, ओंटारियो में हो, तो हम्बर कॉलेज है, उसमें आप रियल्टर का कोर्स कर सकते हो। अगर आपको डीप वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। नहीं तो आपको ये बेसिक इन्फॉर्मेशन जो थी, जो ज़रूरी थी आपके लिए, वो मैंने दे दी। और आई होप यू गाइज लाइक दिस कंटेंट, और जो भी आगे वीडियोस आएंगी वो भी आपके लिए हेल्पफुल होंगी। तो don't forget to subscribe, and don't forget to comment and like this video, and we'll see you in the next video. Till then, take care. Bye bye.